नमस्कार दोस्तों, आप सभी का महाकौशल क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ संस्थान राम अकेडमी द्वारा आयोजित इस संवाद श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इस संवाद श्रृंखला में टॉपर्स की कहानी, टॉपर्स की जुबानी सुनाते हैं। तो आज हमारे बीच एक 2020 सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर श्री आशुतोष गुप्ता जी आपके सामने उपस्थित हैं। तो नमस्कार गुप्ता जी। नमस्ते। आशुतोष जी, आपकी सफलता आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, परंतु ये भी हमने देखा है कि आपकी जो इस तैयारी 7 वर्ष की तैयारी बहुत उतार चढ़ाव से भरी रही है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? उतार चढ़ाव तो देखिए आए हैं, क्योंकि बीच में प्रीलिम्स भी रुके थे। शुरुआत में जो पहली बार में ही मुझे मेंस देने मिल गया था, उसके बाद 2 प्रीलिम्स मेरे रुक गए थे। तो थोड़ा सा एक डिप्रेशन वाली चीज़ भी है कि क्यों रुक जाता है, या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा लूज़ होता है। लेकिन उसके बाद मैंने तैयारी इस प्रकार से की, जैसे कि मैंने कुछ गलतियां की थी कि प्रीलिम्स मुझे पहले पढ़ना था, या मैंने पढ़ लिया था, मुझे मेंस पढ़ना चाहिए था उस समय। तो जो मेरी गलतियां हो रही थी उस समय, तो वो मैंने उस 1 साल के अंदर उसको मेंस पढ़ा, फिर प्रीलिम्स पढ़ा। उसके बाद मेरे 18, 19 और 20 लगातार ही निकले। उसके बाद कोई भी मेरा प्रीलिम्स रुका नहीं है कभी, और नंबर्स भी मेरे कट ऑफ से बहुत थोड़ा सा ऊपर ही रहते थे। तो अगर 2-3 क्वेश्चन डिलीट भी होते हैं तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी मुझे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आशुतोष गुप्ता जी इस परीक्षा में इंटरव्यू में टॉपर रहे हैं, जिनके 175 में से 164 नंबर आए हैं। तो गुप्ता जी, आप ये बताएं कि किस प्रकार से आपकी जो 7 वर्षों की जो तैयारी है उसने आपके व्यक्तित्व को किस प्रकार निखारा, और वो इंटरव्यू के मार्क्स में कैसे परिलक्षित हुआ? पहला तो ये है कि जब मेंस बार बार रुक रहा था तो उसमें मैंने कई बार सुधार किए, थोड़ा सा नोट्स वगैरह बनाए, बार बार उन्हें पढ़ा। तो नॉलेज में धीरे धीरे मेरी स्टेबिलिटी आने लगी थी। और जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे वैसे आपके अंदर धैर्य का गुण भी आने लगता है। किसी भी जल्दी आप परेशान नहीं होते हैं। तो एक ये ज़रूर था, मेरे अंदर पेशेंस बहुत आ गया था कि जो हम सफलता रहती है ना, जिस कहते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, तो वो चीज़ें आने लगी थी मेरे अंदर। तो और नॉलेज में स्टेबिलिटी भी आ रही थी। तो उसका मुझे इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा मिला कि अगर मैं जैसे बातचीत करता हूँ, आपसे भी मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो घबराहट नहीं होती है ज़्यादा, या हो सकता है कि वो फेस पे दिखे, क्योंकि आप कितनी भी तैयारी करके जाओ, वो नर्वसनेस जो रहती है वो बनी रहती है, क्योंकि उस समय हम सिलेक्ट होने वाले हैं। मॉक में हो सकता है, टेस्ट में हो सकता है कि आपको पता है कि इसके बाद सिलेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जब आप फाइनल देने जाएंगे थोड़ा सा नर्वसनेस बनी रहती है। तो वहाँ से फिर इंटरव्यू वगैरह का जो प्रिपरेशन रहती है, और भी देखा हुआ रहता है कि जैसे बार बार मीन्स अगर नहीं निकल रहा है तो उसको हम धीरे धीरे पॉलिश करते चलते हैं, कि कहीं गड़बड़ हो रहा है तो और पॉलिश करते हैं। तो उसका भी फ़ायदा इंटरव्यू में मिलता है कि हम जैसे एनालिसिस वाला पार्ट है वो समझने लगते हैं। कोई न्यूज़ जैसे आ रही है तो उसको प्रशासन से कैसे जोड़ना है, कैसे करंट से जोड़ना है, कैसे अपने आंसर्स से जोड़ना है इंटरव्यू के समय, तो वो सब चीज़ें सीखने में बहुत मदद मिलती है। तो वो जल्दी कवर होते हैं। अगर आपका तुरंत निकलता है तो हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन एक लंबा समय जब लग जाता है तो वो चीज़ें आप सीख जाते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैच्योरिटी और धैर्य आ जाता है? हाँ, मैच्योरिटी तो आती है, क्योंकि बहुत लंबा समय था। जी। तो वो पेशेंस तो आ गया था। हम ये देखते हैं कि जो विद्यार्थी इस तैयारी की फील्ड में पहली बार आता है तो उसके मन में ये होता है कि टॉपर्स का जीवन का रूटीन कैसा होता है, वो अपना जो 24 घंटे का दिन है वो किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। तो आशुतोष जी, आप ये बताएं कि आपका 24 घंटे का दिन आप किस प्रकार खर्च करते थे पूरी तैयारी के दौरान? सबसे पहले तो ये है कि जब इतनी बड़ा सिलेबस हमें कवर करना होता है तो हमको डिसिप्लिन को मेंटेन करके तो चलना ही है। 24 घंटे पढ़ाई नहीं करते हैं, 8 या 10 घंटे करते हैं, लेकिन वो जो माहौल है 24 घंटे बना के रखना पड़ता है। आप अपना एंटरटेनमेंट भी उसी तरह से चुने कि 8 घंटे की पढ़ाई आपकी खराब ना हो। ये आपका है कि आप किस तरीके से चुनते हैं। तो मेरा शेड्यूल ये था कि मैं जल्दी उठने वालों में से नहीं हूँ कि जो सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं। तो मैं उठता था 8 बजे करीब, 9 बजे तक मैं अपना लाइब्रेरी पहुँच जाता था, 9 से 1 या 1:30 बजे तक मैं वहाँ पढ़ता था। फिर उसके बाद खाना खाने चले जाता था, 1 घंटे सो के आता था, लगातार नहीं पढ़ते थे। 3:30-4 बजे फिर लाइब्रेरी आ जाते थे, फिर 4 घंटे 8 साढ़े 8 बजे तक पढ़ेंगे, फिर खाना खाने चले जाते थे, फिर उसके बाद आके 1-2 घंटे और पढ़ते थे। ये थोड़ा सा बदलता भी रहता था कि अगर मान लीजिए टारगेट नहीं है तो हो सकता है कि आप 8:30 बजे तक पढ़ पाओ, या उसके बाद की पढ़ाई थोड़ा सा लूज हो जाए, मन नहीं लगे, हाँ 19-20 हो जाए। लेकिन जो 4-4 घंटे का चलता था ये परफेक्ट चलता था हमेशा। हाँ, 8 घंटे तो मेरा पक्का ही था कि इतना करना ही है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका आज टारगेट नहीं, आप भूल जाओगे, आपको रिवाइज करने में बहुत तकलीफ होगी, फेमिलियर नहीं रहोगे
कि आज याद है कल याद नहीं रहेगा, रिवीजन भी तो करना रहता था। तो आशुतोष जी ये भी बताएं कि कई बार चूंकि ये परीक्षा बहुत अनिश्चित है, तो क्या आपके मन में कभी कोई डर या शंका आई कि भाई अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं क्या करूंगा? डर तो सामान्य सी चीज है कि डर तो थोड़ा सा लगता है कि अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है इस एग्जाम की। तो लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी आता है। धीरे धीरे आप टेस्ट दें, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, आप उसको इम्प्रूव करते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका प्रीलिम्स जो है वो लगातार निकले, क्योंकि आप टारगेट बेस्ड जब हम तैयारी करते हैं तो उससे हमेशा कॉन्फिडेंस आता है। अगर टारगेट नहीं है, उसके बिना तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल नहीं होती है। हाँ, वो उतना इफेक्टिव नहीं है। वो आप एफिशिएंसी भी चाहिए होती है ना, कि हम कितना वर्क कर रहे हैं। जब टारगेट रहता है तो आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहती है, और जो कंटेंट आप तैयार कर रहे हैं, जो याद कर रहे हैं, वो हमेशा के लिए याद रहता है, बहुत कुछ याद रह जाता है, बजाय कि 1 साल आप पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो आशुतोष जी जैसा कि आपने बताया कि आपके शुरुआत में कुछ प्रीलिम्स के अटेम्प्ट रुक गए थे, प्रीलिम्स में आपका नहीं हो पाया था, और इसके पहले भी आपने मतलब प्रीलिम्स और मेंस कई बार आपके रुके हैं। तो जब आपका अटेम्प्ट रुक जाता था या आपको सफलता नहीं मिलती थी, तो आप अपने आप को किस प्रकार से मोटिवेट करते थे? और जाहिर सी बात है, निराशा आना तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो जब लगातार जब आपको रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो ऐसी स्थिति में आपने अपने आप को किस प्रकार सकारात्मक तथा मोटिवेट बनाए रखा? जब आप फेल होते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंटेंट में कमी है। जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा बढ़ता जाता है। आपको आत्मविश्वास आने लगता है कि नहीं, आज मेरे पास नॉलेज तो है, थोड़ा सा पॉलिश्ड नहीं है। हो सकता है कि हमारी ड्राफ्टिंग में गलती हो सकता है कि थोड़ा सा आंसर राइटिंग कहीं गड़बड़ कर रहे हो, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो, इतने में ही फिर गड़बड़ हो सकता है। और दूसरा ये था कि मैंने इन चीज़ों को पॉलिश तो किया ही था। दूसरा ये था, मेरे फैमिली का एनवायरनमेंट जो था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने हमेशा मतलब मुझे पुश किया है कि तुम तैयारी करो, आज फेल हो रहे हो, कल सक्सेसफुल हो जाओगे। तो एक फैमिली से भी मुझे बहुत सपोर्ट था कि मेरे जो आजू बाजू का जो मेरा एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। मेरे घर से ही बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं, थोड़ा सा लेट सिलेक्ट हुए हैं। मेरे नेबर में भी बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा लेट सिलेक्ट हुए थे। तो मेरे मम्मी पापा ने वो चीज़ें देखी थी हमेशा से, तो उन्होंने हमेशा, तो मुझे वो चीज़ भी मोटिवेट करती थी कि ये लोग हैं मुझसे बड़े पद पे हैं लेकिन लेट सिलेक्ट हुए हैं, तो मैं भी वो चीज़ कर सकता हूँ। हाँ, तो वो चीज़ मतलब मेरे अंदर वो था कि आज नहीं तो मैं कल सिलेक्ट हो ही जाऊँगा, इतना तो मेरे अंदर जुनून था। और इस परीक्षा को लेके अगर बात करें तो इस परीक्षा में कम से कम आपके पास जुनून तो होना ही चाहिए। ये क्योंकि ये आम परीक्षा नहीं है। जब आप बनते हैं तो जिस दिन आप बनते हैं उस दिन आपका डीएनए बदलता है। ये परीक्षा ऐसी परीक्षा है, ये आम परीक्षाएं नहीं है। ये आपकी पीढ़ियों को बदलते हैं। आपके आसपास, आपके मोहल्ले से में भी जो लोग होंगे, आप देखेंगे कहीं ना कहीं लोग आपसे प्रेरित होके ही निकलेंगे। आपकी पीछे भी देखेंगे, आगे भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें बदलेंगी आपकी। तो एक और बहुत सामान्य प्रश्न ये उठता है कि जो विद्यार्थी नए नए इस तैयारी की फील्ड में आते हैं, उनको ये लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो कोई अलग विशेष प्रकार के व्यक्ति होते हैं, या उनके अंदर कोई विशेष क्वालिटी होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो कि आपको आम एस्पिरेंट से अलग बनाती है, और ऐसी कौन कौन सी चीजें जो कि आपको उनमें समान दिखाई देती है कि मेरे और उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है? देखिए, पहला तो यह है कि समान की बात करें तो जो डिस्ट्रैक्शन उन्हें होते थे वही डिस्ट्रैक्शन मेरे भी हैं। कोई मैं आम नहीं हूँ। जैसे कि फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन है, आम बात है। मूवीज़ का डिस्ट्रैक्शन है, दोस्तों से मिलना है, यहाँ वहाँ जाना है, शौक है, ये सारे मेरे आम थे। लेकिन मुझे पता था कि मुझे अगर ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कहीं ना कहीं मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो वो हमेशा मैंने मेंटेन करके रखा। यदि आज मेरा एग्ज़ाम है, आज मुझे पता चल गया है कि आज नोटिफिकेशन आ चुका है और 4 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं सारी चीज़ें बंद कर देता था। 1-1.5 महीने पहले सोशल मीडिया भी चलाना बंद कर देता था। बहुत चलाता हूँ लेकिन उस टाइम पे, हाँ, उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं बिल्कुल नहीं चलाता हूँ। जब तक मेरा टारगेट है तब तक मैं घर जाता हूँ, ना मैं कोई ऐसी चीज़ जो बाहर जाने की है, जो मुझे डिस्ट्रैक्शन ला सकती है, मैं वो भी नहीं करता हूँ, ना मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको क्या होता है कि हमें थोड़ा सा कुर्बानी देना पड़ती है। यदि आपको ऊंचे पदों पर पहुंचना है, बहुत अच्छी जगह पहुंचना है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको हटाना पड़ेंगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। एक और धारणा मन में लोगों के रहती है कि जो टॉपर्स रहते हैं
वो अपने स्कूल टाइम से शुरू से ही वो टॉपर रहते हैं, जैसे 10वीं में मेरिट में आते हैं, 12वीं मेरिट में आते हैं, तो क्या ऐसा आपके साथ रहा है स्कूल में? क्या स्टोरी रही है इसके बारे में प्रकाश डालें? जरूरी नहीं है कि मैं टॉपर नहीं था, मतलब अगर आप टोटलिटी में अगर आप देखो तो मैं, जैसे कि जो मेरिट लिस्ट की आप बात करें, मैं कभी मेरिट लिस्ट में नहीं आया। मेरे 80 से 85 के बीच में ही रहे। 10th में मेरे 83% थे, 12th में 85% थे, और जो मेरा ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग से है उसमें मेरे 7.32 का CGPA है वो। तो एक एवरेज ही है। आजकल आप देखोगे 90% बहुत आम बात है। तो जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल टॉपर ही रहें तभी आप बनेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके 50% भी परसेंटेज रहे हैं, लेकिन वो आज परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं और सिलेक्टेड भी हैं। आशुतोष जी, एक और प्रश्न ये उठता है, और हमारे जो विद्यार्थी जो हमारे संस्थान में तैयारी कर रहे हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके मन में ये सवाल आता है कि ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आपने अपनाया है और आज आप इस स्तर पे पहुंचे। तो क्या उनमें से कोई 3-4 चीज़ों के आप नाम बता सकते हैं जिनको आपने अपनाया है और उसके परिणाम आपको देखने को मिले? मतलब किस क्षेत्र में आप पूछ रहे हैं? आपके जीवन में ऐसी कौन कौन सी चीजें आपने लाई हैं रिफॉर्म के रूप में, सुधार के रूप में, जिसका परिवर्तन जिसने परिवर्तन लाकर आपको इस स्तर पे पहुंचाया? देखिए, सबसे पहले तो ये था कि मैं अपने घर से दूर रहा, ताकि मुझे चीजें डिस्टर्ब ना हो, तो मैं अपने घर से दूर जाता था। दूसरी चीज ये है कि मैं कभी रूम पर बैठ के नहीं पढ़ा, हमेशा मैंने लाइब्रेरी ली है, ताकि मैं फोकस्ड रहूं। एक जो टाइम लिमिटेशन होता है मेरा, मैं वहीं पर रहूं। ये नहीं है कि मैं इस टाइम पे मुझे नींद आ गई तो मैं सो गया। तो जब मैंने ये सब चीजें करना चालू करी, अपने आप को टाइम से बांधना जब चालू किया मैंने, तो मेरे जो कंटेंट वगैरह है, जो मेरा लेखन शैली है, इन सब चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट आई। दूसरा ये है कि आप थोड़ा सा शेयर करें चीज़ें। एक दोस्त या ऐसा चुने जो आपसे चीज़ें बताए, आप उसकी सुने। तो जब शेयर करते हैं तो और चीज़ें इम्प्रूवमेंट होती हैं। एक दूसरे की कॉपीज़ देखें, टेस्ट कॉपीज़ देखें, तो दूसरों से जल्दी सीखने की अगर कोशिश करेंगे तो आप जल्दी इम्प्रूव करेंगे। अगर गलती आप खुद ही करते जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत देर लाइक माइंडेड लोगों के बीच में हाँ चुने वैसे ही लोग। जरूरी नहीं है कि वो आप अपने छोटों से भी सीख सकते हैं। जैसे मेरा जो रूममेट है वो छोटा है मुझसे, उसका 19 में इंटरव्यू था, मेरा नहीं था, लेकिन मैंने 20 का सीखा उससे। तो ये चीज है कि अगर आप ईगो नहीं लेके आएंगे ना, तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। करेक्ट। आपको कभी ऐसा प्री या मेंस देते वक्त या उससे पहले कभी ऐसा लगा कि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, या मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, या नकारात्मकता कभी आपके ऊपर हावी हुई हो? अगर हुई है तो फिर आप क्या उसके लिए रेमेडी या क्या सुधार उसमें लाते थे जिससे ये नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं करती थी? देखिए, सिलेबस इतना बड़ा है कि इसमें नकारात्मक वाली बात नहीं। सिलेबस इतना बड़ा है कि मेरा खुद ही मन नहीं करेगा कि मैं इतना बड़ा सिलेबस पढूं। बहुत मतलब सिलेक्ट होने के बाद हो सकता है ये आसान लगे, लेकिन ये कठिन चीज़ है। एक वास्ट सिलेबस है, आपको तकलीफ होगी पढ़ने में और आपको तकलीफ उठाना पड़ेगी उसके लिए। ये है ही ऐसा है कि ये सबके साथ होगा, लेकिन आप अपने आप में मन में मजबूत रहें कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए आप ये भी देखें ना कि आपके जीवन में जो तकलीफें हैं, जो ड्रीम्स है, उन सारी चीज़ों का जवाब जो है वो एक ही है, तो आप मोटिवेट जल्दी हो जाओगे। आपके घर में भी समस्या हो सकती है। बहुत सारे लोग परिस्थिति से अपने उठना चाहते हैं, अपने स्टेटस से उठना चाहते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को अपमान मिला हो, कुछ लोग गरीब हैं। ये सब चीज़ें ही आपको मोटिवेट करती हैं। और हर चीज़, जितनी बड़ी चीज़ होगी उतनी ही थोड़ी सा तकलीफ तो होगी। और PCS है, IAS PCS ही ऐसी चीज़ है कि उसका सिलेबस जो है उसको कवर करने में हमेशा थोड़ा सा समय लगता है उसका। आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है अपने आप को। जी। जैसा कि आपने बताया कि आपने पढ़ने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो जब आप पढ़ते थे तो आपके मन में किस प्रकार के डिस्ट्रैक्शन आते थे और आप उन डिस्ट्रैक्शन को किस प्रकार से दूर करते थे? पढ़ते टाइम आम डिस्ट्रैक्शंस यही होते हैं कि पहले घर से दूर होते हैं, कि मन करता है कि आप घर चले जाओ पहले। फिर मन करता है कि दोस्तों से मिल लें हम। थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो लगता है कि थोड़ा सा एक बार मोबाइल चेक कर लें। ये आम डिस्ट्रैक्शन से ये तो होते हैं कि यार कोई मूवी आई है उसको देख लें। वेब सीरीज के 10 एपिसोड हैं तो एक देख रहे हैं तो मन होता है कि यार 2 और देख लें, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। ये आम से डिस्ट्रैक्शंस हैं। और मैंने जैसा बताया ना कि पढ़ाई थोड़ा सा वो
सब्जेक्टिव है, याद करने में तकलीफ होती है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो उसके कारण भी ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये है ना, ये मनोविज्ञान वाली चीज़ें वो आपके ऊपर है, कोई दूसरा नहीं आएगा कंट्रोल करने के लिए। ये आपको खुद को खुद को सेट करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें आपको ऐसे लिख के रख लो आप कि मुझे ये करना है, मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। इन सब चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हैं। आशुतोष जी, जैसा आपने बताया कि आपकी ये जिस स्तर पे आप पहुंचे हैं, इसमें यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको 7 साल की कड़ी मेहनत लगी, और हमें जानते हैं 7 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा वक्त होता है। ठीक है, आपकी उम्र भी बढ़ती गई, तो जाहिर सी बात है बढ़ती उम्र के साथ साथ कुछ तनाव और दबाव भी आते हैं, सामाजिक दबाव जैसा आपने बताया। तो इस तरह के दबाव, इस तरह की नकारात्मकता, विशेषकर उम्र बढ़ने के साथ साथ और जीवन में सफल ना हो पाना की जो ग्लानि थी, उसको आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि बहुत आम है और हम देखते हैं कि पीएससी की परीक्षा में लोग दबाव में आकर कई बार ऐसी घटनाएं या ऐसी कार्रवाई कर लेते हैं जो कि अवांछनीय होती हैं। तो उनके लिए तो आप एक बहुत उत्तम उदाहरण है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मेरा टाइम जब मैंने शुरू किया था तो मैं अकेला था अपने क्षेत्र में, या मेरे संपर्क में मैं खुद ही था। तो मुझे ये लगता है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, अब जो समय आ गया, थोड़ा सा बैकअप रखें, ताकि इन चीज़ों से जो नेगेटिविटी आती है उससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े कि आप 2-3 अटैम्प्ट दे दें। यदि अगर नहीं हो रहा है मान लीजिए, तो आप बैकअप के लिए कोई अदर एग्ज़ाम दे दें या कुछ और पढ़ाई करके रखें, ताकि आपके पास आपके मन को रिलैक्स करे ये चीज़ कि यदि मान लीजिए नहीं होता है तो हाँ, थोड़ा मुझे लगता है कि इस फील्ड में बैकअप रखना चाहिए। मैंने नहीं रखा था, मेरी गलती थी। मेरे जैसे परंतु उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, मैं लकी था उसके लिए। मैं ये बात कहूंगा कि मैं लकी था कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि बैकअप आप रखें, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग नहीं होती। हर व्यक्ति को सपोर्ट करने वाले नहीं खड़े होते कि तुम करो, चिंता मत करो, हम तो कर देंगे, हम तुम्हारा बिजनेस सेट करा देंगे। मेरे पास थे वो लोग, उतनी अच्छी परिस्थिति नहीं थी हमारी भी, लेकिन मेरे मन को सपोर्ट करने वाले लोग थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा बैकअप रखें। और यदि आपका बढ़ रहा है, मान लीजिए तनाव बढ़ रहा है समाज के लोगों से, तो आप उन लोगों के बीच रहिए जो उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो मेरे दोस्त थे, 19 का दिया तो उनने तैयारी बंद कर दी थी, तो मेरी उनसे बातचीत कम होती थी। मेरी उन लोगों से बातचीत चालू हो गई, उस चीज़ की तैयारी करना है, भले ही वो मेरे जूनियर से क्यों ना हो। मैं उन लोगों के बीच रहने लगा। मैंने रूममेट भी उन्हीं को बनाया, ताकि मुझे कभी ऐसा ना लगे कि अगर मान लो लग भी रहा है कि यार नहीं हो रहा है, क्योंकि रेशो बहुत कम है। मैं आपको बताता हूँ कि जब इंटरव्यू पर भी आया था, 963 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें 221 ही सिलेक्ट हुआ, तो रेशो बहुत कम है। तो मेरे मन में भी आ रहा था कि यार सिलेक्शन होगा कैसे। तो ये सभी के मन में आता है। तो आप उनके सर्कल में रहें, आप ऐसे लोगों से बिल्कुल ना मिलें जो आपको नेगेटिविटी देते हैं। आप हमेशा पढ़ते रहें तो आपको वो चीज़ कॉन्फिडेंस देगा, सही डायरेक्शन में काम करते रहें। क्या होता है, मार्क्स जो होते हैं ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर आपके टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आज मैं मोटिवेशन के छोटे-छोटे डोज होते हैं। हाँ, वो छोटे-छोटे ही डोज होते हैं, और यही मोटिवेशन है। नॉलेज ही मोटिवेशन है। एक सेल्फ मोटिवेशन जो है परमानेंट जो है वो यही है। 4 मार्क को कभी मोटिवेट नहीं कर सकता कि मुझे नीली बत्ती मिलेगी। ये एक समय तक मोटिवेट करती है चीजें। आपको खुद ही चुनना है कि ये चीजें हैं सब्सटेंशियल मोटिवेशन। हाँ, और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मोटिवेशन होता है कभी वो परमानेंट रहती है। चार्म तो एक दिन आज आपको याद है वो चला जाएगा। अगर आपको आपकी घर की परिस्थितियां याद हैं, यदि आपको अपनी परिस्थितियां याद हैं कि आज मेरे पापा मुझे दे रहे हैं खाने, लेकिन मुझे कल तो मुझे खुद को करना है, अगर ये रियलाइजेशन है तो आप जल्दी सक्सेसफुल होगे। आशुतोष जी, हम ये देखते हैं कि पीएससी परीक्षा में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है तैयारी में आने वालों में से ग्रामीण और छोटे शहरों से आता है। और जैसा आप भी बताएं कि आप भी नरसिंहपुर जिले के छोटे से कस्बे से आते हैं, तो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए क्या-क्या चुनौतियां होती हैं? उन चुनौतियों में से आपने कितनी चुनौतियों का सामना किया और किस प्रकार से उन चुनौतियों से निपटने के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई, ताकि क्योंकि इस परीक्षा में आप देखेंगे बड़े-बड़े शहरों, अच्छे-अच्छे स्कूल के विद्यार्थी बैठते हैं, तो एक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी उन टॉपर्स के साथ जो जिनको अच्छी फैसिलिटी मिली है उनके साथ वो कैसे कम्पीट करे, उसके मन में हीन भावना ना आए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा कि ग्रामीण परिवेश से हो चाहे शहरी परिवेश से हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि ये जो मैंने जहाँ तक देखा है इसमें वो बच्चे आते हैं जिनमें जुझारूपन होता है, जो लगातार लगे रहते हैं, लगातार लगे हुए हैं, कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहती है उनकी, वो लोग जल्दी टिकते हैं। होता ये है कि जब आपको फेलियर्स नहीं मिलते हैं ना तो आपके अंदर पेशेंस नहीं आता। जिन लोगों ने फेलियर्स नहीं देखे हैं वो कैसे जानेंगे। अगर ग्रामीण परिवेश से आप हैं तो आपने चुनौतियां तो देखी हैं, वो लोग जल्दी सरवाइव करेंगे। यहाँ पे आपको पता है कि ग्रामीण परिवेश में काम करना है, आपको पता है कि ग्रामीण परिवेश की समस्याएं क्या है, तो आप जब आंसर लिखोगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। अब ये आपको ये भी सोचना चाहिए कि ये भी फायदे हैं हमारे ग्रामीण परिवेश से। जहाँ तक मुझे चुनौती की बात है, तो जब मैं आया था तो मुझे 10th 12th तक तो मुझे नहीं पता था कि पीएससी वगैरह होता है। पहला ड्रॉबैक तो यही था कि हमारे पास हमें पता नहीं होता, अवेयरनेस की कमी होती है उस समय तक। फिर जब मैं ग्रेजुएशन में आया तब मुझे सारी चीज़ें पता चल गई कि ये गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, मैं और एग्जाम्स ये दे सकता हूँ, ये चीज़ें होती हैं। फिर धीरे धीरे जब अब तो चीज़ें बदलने लगी, मेंटोरशिप की भी कमी रहती है आपको, इस गाइडेंस, हाँ, कि सही गाइडेंस सही समय पे मिलना बहुत ज़रूरी है, आपका सही समय पर सही जगह पर होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ ये भी हुआ है कि थोड़ा सा भटकाऊ मेरा 1-2 साल जो खराब हुए हैं वो इसकी वजह से भी है कि प्रॉपर गाइडेंस की मुझे जहाँ पर होना चाहिए था मैं वहाँ पर नहीं था उस टाइम पे। तो लेकिन अब कोचिंग संस्थान बहुत सहायक होते हैं। हाँ, तो इसमें भी ये है कि आपको सही समय पे सही लोग बता सकें कि आप ये कोचिंग संस्थान जाइए, आप इनसे मिल लीजिए, ये आपको सही गाइडेंस देंगे। मिथ बहुत सारे चलते हैं आईएएस और बीसीएस के लिए, मिथ बहुत सारे चलते हैं कि क्योंकि जितनी बड़ी चीज होती है ना, कह देते हैं कि यार निकलेगा ही नहीं कभी, निकलेगा ही नहीं कभी, बहुत बड़ी चीज है, अरे बहुत होशियार लोग तैयारी करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए, बहुत ही 10, 15, 20, 25 लोग होंगे, 50 लोग होंगे जो बहुत ही ऐसे 90% वाले होंगे या बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े होंगे, लेकिन बाकी जो 200 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो एक औसत परिवार एवरेज हैं। वो या तो वो एवरेज स्टूडेंट हैं या मिडिल क्लास से हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और इस फील्ड में आने वाले जो तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आपका अंतिम संदेश क्या होगा? मुझे ये लगता है कि आप जब आए तो भटकाव ना रखते हुए आप पहले अपना सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद जो भी आपका मेंटोर है, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पहले उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएं। नोट्स जरूर बनाएं। मैं जितने लोगों को भी सलाह देता हूँ वो नोट्स नहीं बनाते हैं। मेरी सलाह मैं बार बार देता जरूर हूँ, लेकिन कोई उस पर अमल नहीं करता है, क्योंकि ये सबसे कठिन काम बता रहा हूँ मैं। क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट हो गया है ना, इतना फैलाव है उसमें, लोडेड है कि वो रिवीजन करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप नोट्स बनाएं पहले, उसके बाद याद करें, आप टेस्ट सीरीज लगाएं, रेगुलर टेस्ट सीरीज ने PYQs लगाएं, और जो भी अपना नॉलेज आप उसको डिलीवर करें। जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे तो आपके बाद इसके बाद की चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये ग्रेजुअली बढ़ता है धीरे धीरे, तो उसके बाद चीज़ें पॉलिश होती हैं। आप ड्राफ्टिंग करना सीखते हो, फिर आप सीखोगे कि आंसर राइटिंग कैसे होती है, कौन सी चीज़ की कमी है, हमें ये कंटेंट और डाल देना चाहिए, फिर आप अपनी तरफ से ऐड करना सीखोगे। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये धीरे धीरे ही आएगी, एकदम से कुछ भी नहीं आता है। ऑल ऑफ सडन नथिंग हैपेंस। हाँ, कि आपको 150 में से सीधे 90 मार्क्स मिल गए। हो सकता है कि आपको पहले 50-60 मिलते हों, लेकिन आप धीरे धीरे बढ़ोगे उसके आगे जब। हाँ जी, आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके जो मूल्यवान विचार हैं हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो दोस्तों, इस सीरीज में हमारे इतना ही, और आगे आने वाली सीरीज में हम अन्य टॉपर्स के साथ आपको रूबरू कराएंगे और उनके जीवनी कहानी उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।